कांच की गुड़िया और आग का साया। उस घर में कभी खुशियों की शहनाइयाँ गूंजती थी। लखनऊ शहर के एक शांत मोहल्ले में बना वो 2 मंजिला घर, जिसकी दीवारें कभी हंसी और खिलखिलाहट से गूंजती थीं, आज एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। 7 साल की आन्या और 4 साल की परी, इन दोनों मासूमों की दुनिया सिर्फ अपनी माँ सुमन के आसपास घूमती थी। सुमन एक बेहद समझदार, दयालु और हंसमुख महिला थी। घर का हर कोना उनकी बनाई रंगोली, उनकी पसंद की तस्वीरों और रसोई से आती स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू से महकता रहता था। पिता आलोक एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट थे। भले ही उनकी आय सीमित थी, लेकिन परिवार में प्यार इतना था कि कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई। रात को जब आलोक काम से लौटते तो 4 साल की परी दौड़कर उनके घुटनों से लिपट जाती और 7 साल की आन्या उनके हाथों से उनका बैग ले लेती। सुमन गरम चाय की चुस्कियों के साथ दिन भर की बातें साझा करती। आन्या और परी के लिए उनकी माँ ही उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सुमन को पेट में भयानक दर्द रहने लगा। शुरुआती डॉक्टरों ने इसे मामूली इन्फेक्शन बताया, लेकिन जब जांच की रिपोर्ट आई तो आलोक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुमन को कैंसर था, और वो भी आखिरी चरण, लास्ट स्टेज में। आलोक ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। घर के गहने बिक गए, जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन बीमारी इतनी तेज़ी से फैली कि सिर्फ 4 महीनों के अंदर सुमन का शरीर मोमबत्ती की तरह पिघल कर बुझ गया। जिस दिन सुमन ने अंतिम सांस ली, उस दिन पूरा घर चीखों से गूंज उठा। 7 साल की आन्या अपनी माँ के बेजान शरीर के पास बैठी रही। वो अपनी नन्ही उंगलियों से माँ की बंद आंखों को सहलाती रही और कहती रही, माँ उठो ना, परी रो रही है, उसे भूख लगी है। माँ तुम सो क्यों रही हो? लेकिन माँ कभी नहीं उठी। माँ के जाने के बाद घर का दिया बुझ गया। अगले 6 महीनों तक आलोक अपनी पत्नी के दुख में इस कदर डूबे रहे कि ऑफिस जाना भी मुश्किल हो गया। घर की हालत अस्त व्यस्त हो गई। रसोई में बर्तन सड़ने लगे, कपड़ों के ढेर लग गए और दोनों बच्चियां बिना नहाए, बिना ठीक से खाना खाए, बस अपनी माँ की पुरानी साड़ियों से लिपट कर रोती रहीं। 4 साल की परी जब रोती तो 7 साल की आन्या अपने सूखे आंसुओं को पोंछकर उसे पानी पिला देती और कहती, परी, माँ भगवान जी के घर गई हैं, वो हमारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आएगी। ये सब देखकर आलोक के रिश्तेदारों और मोहल्ले की कुछ बड़ी बूढ़ी औरतों ने आलोक पर दबाव बनाना शुरू किया। रिश्तेदार अक्सर आलोक के पास बैठकर कहते, देख आलोक, तू दिन भर काम कर पर रहता है, बच्चियां छोटी हैं, इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कपड़े फटे रहते हैं, खाना समय पर नहीं मिलता, आन्या का स्कूल छूट रहा है, 2 नन्ही बच्चियों की खातिर तुझे दूसरा घर बसाना ही पड़ेगा। घर में औरत के पैर पड़ेंगे तो सब फिर से ठीक हो जाएगा। आलोक ने शुरुआत में मना किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 4 साल की परी कुपोषण की वजह से बीमार रहने लगी है और आन्या का बचपन एक परिपक्व औरत की तरह बर्तनों में बीत रहा है, तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटियों को एक माँ का साया देने के इरादे से दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। रिश्तेदारों ने सुलोचना का रिश्ता ढूंढा। सुलोचना 30 साल की एक महिला थी, जिसकी पहली शादी कुछ वैचारिक मतभेदों की वजह से टूट चुकी थी। वो बाहर से देखने में शांत, शालीन और संस्कारी लगती थी। जब सुलोचना पहली बार घर आई तो उसने दोनों बच्चियों को अपनी गोदी में उठा लिया। उसने परी के गालों को चूमा और आन्या के बाल बनाते हुए रोने का नाटक किया। उसने आलोक से कहा, आप बेफिक्र रहिए आलोक जी, मैं इन दोनों बच्चियों को अपनी कोख से जन्मी औलाद से भी ज़्यादा प्यार दूंगी। सुमन बहन जहाँ भी होंगी, मेरी ममता देखकर खुश होंगी। आलोक की आंखों में उम्मीद के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनके उजड़े हुए घर में फिर से बहार आ जाएगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिसे वो अपने बच्चों की ढाल बनाकर ला रहे थे, वो असल में एक खौफनाक साया बनकर आ रही थी। शादी के शुरुआती 15-20 दिनों तक सुलोचना ने आलोक को पूरी तरह अपने विश्वास में ले लिया। वो आलोक के सामने बच्चियों को फल काट कर देती, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती
और जब भी आलोक घर लौटते तो बच्चियों को उनकी गोदी में बैठा देती। लेकिन ये सब सिर्फ एक जाल था। सुलोचना के मन में एक गहरा द्वेष और ईर्ष्या भरी हुई थी। वो आलोक के पुराने घर, सुमन की तस्वीरों और विशेषकर दोनों बच्चियों को अपने रास्ते का रोड़ा मानती थी। उसे लगता था कि आलोक की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों लड़कियों की पढ़ाई और परवरिश पर बर्बाद होगा, जबकि वो चाहती थी कि आलोक का सारा ध्यान और संपत्ति सिर्फ उस पर रहे। शादी के ठीक 1 महीने बाद आलोक को अपनी कंपनी के काम से 7 दिनों के लिए कोलकाता जाना पड़ा। ऑफिस की गाड़ी जब घर के दरवाजे पर आई तो आलोक ने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाया। उन्होंने आन्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, छोटी माँ का कहना मानना, मैं तुम्हारे लिए कोलकाता से सुंदर गुड़िया लाऊंगा। फिर उन्होंने सुलोचना से कहा, सुलोचना, मेरी अमानत तुम्हारे हवाले है, इनका ख्याल रखना। सुलोचना ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा, आप बिना किसी चिंता के जाइए, मैं अपनी जान से ज़्यादा इनका ध्यान रखूंगी। जैसे ही आलोक की गाड़ी गली का मोड़ मुड़ी और दूर चली गई, सुलोचना के चेहरे का सारा भोलापन एक झटके में गायब हो गया। उसकी आंखों में एक खौफनाक कड़वाहट और क्रूरता आ गई। उसने मुड़कर देखा, 7 साल की आन्या और 4 साल की परी आंगन में अपनी पुरानी गुड़िया से खेल रही थीं। सुलोचना भारी कदमों से उनके पास पहुंची। उसने बिना कुछ कहे आन्या के हाथ से वो गुड़िया छीनी और उसे अपने पैर के नीचे रखकर जोर से कुचल दिया। कांच की बनी गुड़िया का सिर धड़ से अलग हो गया और चटकने की तेज़ आवाज़ आई। 4 साल की परी डर के मारे चीख पड़ी और आन्या से लिपट गई। आन्या ने कांपते हुए पूछा, छोटी माँ, आपने हमारी गुड़िया क्यों तोड़ दी? सुलोचना ने आन्या के बाल अपनी मुट्ठी में इतने ज़ोर से भींचे कि आन्या की आंखों से पानी निकल आया। उसने आन्या का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाते हुए गुर्राकर कहा, खबरदार, जो मुझे फिर कभी छोटी माँ कहा, मैं तेरी कोई माँ वा नहीं हूँ, समझी? तेरा बाप मुझे यहाँ रानी बनाकर लाया है, तुम्हारी आया बनाकर नहीं। आज के बाद इस घर में मुफ्त की रोटी तो तोड़ना भूल जाओ। अगर इस घर में रहना है तो मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। सुलोचना ने आन्या को ज़मीन पर धक्का दे दिया। आन्या घुटनों के बल जा गिरी और उसकी कोहनी छिल गई। सुलोचना सीधे बच्चियों के कमरे में गई। वहाँ सुमन की कुछ तस्वीरें टंगी थी, कॉपियाँ रखी थीं और उनके सुंदर कपड़े अलमारी में सजे थे। सुलोचना ने एक बड़ा सा प्लास्टिक का बोरा उठाया। उसने अलमारी से सारे रंगीन कपड़े, कॉपियाँ, पेंसिल बॉक्स और खिलौने खींच खींच कर बोरे में ठूसने शुरू कर दिए। जब आन्या ने हिम्मत करके उसे रोकने की कोशिश की, माँ जी, ये हमारे कपड़े हमारी माँ ने ख़रीदे थे, इन्हें मत ले जाइए, तो सुलोचना ने आन्या के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज़ था कि आन्या के होंठ फट गए और उससे खून बहने लगा। तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है? सुलोचना ने चिल्लाकर कहा। उसने वो बोरा उठाया और घर के पीछे बने कबाड़ खाने स्टोर रूम में फेंक दिया। उसने दोनों बच्चियों को उनके सुंदर गद्देदार कमरे से निकाल दिया और उन्हें ज़मीन पर पड़ी एक पुरानी चटाई पर फेंक दिया। कड़ाके की ठंड का मौसम शुरू हो रहा था, लेकिन सुलोचना ने उनके कमरे का हीटर बंद कर दिया और उनके ओढ़ने के भारी कंबल छीनकर अलमारी में बंद कर दिए। ये उस हैवानियत की सिर्फ एक शुरुआत थी जो आने वाले दिनों में उस घर में तांडव मचाने वाली थी। आलोक के कोलकाता जाते ही उस घर का माहौल किसी टॉर्चर चैम्बर में बदल गया। सुलोचना ने दोनों मासूमों पर जुल्म ढाने का एक पूरा नियम बना लिया था। दिसंबर का महीना था। लखनऊ में भयानक कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह के ठीक 4 बजे जब पूरा मोहल्ला रज़ाइयों में सो रहा होता था तो सुलोचना आन्या के बिस्तर पर जाकर बाल्टी भरकर बर्फीला ठंडा पानी उंडेल देती थी। आन्या ठंड से कांपती हुई दांत किटकिटाते हुए उठती। उठ कामचोर की औलाद, सुलोचना चिल्लाती। जाकर रसोई के सारे गंदे बर्तन धो और सुन, अगर गीज़र को हाथ भी लगाया तो तेरी उंगलियां काटकर कबाड़ में फेंक दूंगी। 7 साल की नन्ही आन्या, जिसके हाथ अभी ठीक से चम्मच पकड़ना सीख रहे थे, उसे रसोई के आंगन में बैठकर नलों से बहते जमा देने वाले पानी में बड़े बड़े पतीले, कढ़ाई और प्लेटें मांजनी पड़ती थीं। साबुन और बर्फीले पानी के लगातार इस्तेमाल से आन्या की नन्ही उंगलियां सूजकर लाल हो जाती थीं और उसकी त्वचा फटने लगती थी। कभी कभी जंग लगे बर्तनों से उसकी उंगलियों में
कट लग जाते थे और खून बहकर बर्तन के पानी में मिल जाता था। अगर किसी बर्तन पर ज़रा सा भी दाग या साबुन की सफ़ेदी रह जाती तो सुलोचना रसोई में आती। वो गैस जलाकर लोहे का चिमटा या कच्छुल लाल करती और आन्या की बाहों या जांघों पर चुआ देती। त्वचा जलने की भयानक बदबू और आन्या की चीख पूरे घर में गूंज उठती, लेकिन सुलोचना उसका मुंह दबा देती और कहती, अगर आवाज़ निकाली तो अगला चिमटा तेरी जीभ पर लगाऊंगी। 4 साल की परी, जो अभी बहुत छोटी थी, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। जब सुबह के 9 बज जाते और उसे कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो रोते रोते सुलोचना के पैर पकड़ लेती। छोटी माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दूध दे दो ना। सुलोचना के दिल में तरस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो परी को गोदी में उठाने के बजाय ज़ोर से लात मार देती। परी दूर जाकर गिरती और बिलखने लगती। सुलोचना दोनों बच्चियों को दिन भर में सिर्फ एक बार दोपहर को एक बासी सूखी हुई रोटी और थोड़ा सा नमक देती। कई बार तो रोटी में फफूंद फंगस लगी होती थी। आन्या अपनी भूख भूल कर उस सूखी रोटी को पानी में भिगोती ताकि वो नरम हो जाए और अपनी छोटी बहन परी के मुंह में छोटे छोटे निवाले बनाकर डालती। जब परी का पेट थोड़ा भर जाता तो बचा हुआ एक दो टुकड़ा आन्या खुद खाकर ढेर सारा पानी पी लेती ताकि पेट का गड्ढा भर सके। एक दिन 4 साल की परी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। सुलोचना अपने कमरे में बैठकर मलाईदार दूध और गरम गरम हलवा खा रही थी। हलवे की खुशबू से परी की लार टपकने लगी। जब सुलोचना किसी काम से बाहर गई तो परी रेंगते हुए मेज़ तक पहुंची और उसने प्लेट में से हलवे का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। तभी सुलोचना कमरे में आ गई। उसने परी के मुंह में हलवा देखकर आपा खो दिया। उसने 4 साल की मासूम बच्ची को बालों से पकड़ा और घसीटती हुई रसोई में ले आई। आन्या चीखती हुई पीछे भागी। माँ जी, परी छोटी है, उसे छोड़ दीजिए, गलती मुझसे हुई है, मुझे मार लीजिए। सुलोचना ने गुस्से में आन्या को धक्का दिया। फिर उसने डिब्बे से 2 बड़े चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर निकाला और ज़बरदस्ती 7 साल की आन्या और 4 साल की परी दोनों के मुंह में ठूस दिया। मिर्च की भयानक जलन से दोनों मासूम बच्चियां फर्श पर लौटने लगीं। वो पानी के लिए तड़प रही थीं। उनकी जीभ और गला जल रहा था। आंखों से आंसू और मुंह से लार बह रही थी। लेकिन सुलोचना ने मटके के ऊपर ढक्कन रखकर उस पर ताला लगा दिया और दूर खड़ी होकर ठहाके मारकर हंसने लगी। अब खाओ हलवा, अब पता चलेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी चीज़ को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर फर्श पर रगड़ती रहीं जब तक कि जलन के मारे उनके मुंह से आवाज़ निकलना बंद नहीं हो गया। आन्या का स्कूल जाना पूरी तरह बंद करवा दिया गया था। सुलोचना ने आलोक से फ़ोन पर कह दिया था कि आन्या का पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो दिन भर सोती रहती है। वास्तव में आन्या से घर का सारा भारी काम कराया जाता था। घर के भारी भरकम पर्दे, बेडशीट और सुलोचना के कपड़े आन्या को हाथ से धोने पड़ते थे। 2 मंजिला घर में आन्या को घुटनों के बल बैठकर पोछा लगाना पड़ता था। अगर कहीं धूल का एक कण भी मिल जाता तो सुलोचना उस गंदे पोछे को निचोड़कर उसका गंदा पानी आन्या के चेहरे पर फेंक देती थी। बाजार से राशन की भारी थैलियाँ लाते समय आन्या का छोटा सा शरीर झुक जाता था, लेकिन सुलोचना पीछे पीछे एक छड़ी लेकर चलती थी ताकि वो तेज़ चले। 4 साल की परी को पूरा दिन एक कमरे में बंद रखा जाता था ताकि वो बाहर किसी पड़ोसी को अपनी हालत न दिखा सके। परी दिन भर खिड़की के सीकों को पकड़कर बाहर देखती रहती और अपनी मृत माँ को याद करके फुसफुसाती रहती। माँ, तुम कहाँ हो? हमें यहाँ से ले जाओ, ये नई माँ बहुत गंदी है। 7 दिनों बाद जब आलोक कोलकाता से वापस लौटे तो वो अपने साथ बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ और नए कपड़े लाए थे। लेकिन घर में कदम रखने से आधा घंटा पहले ही सुलोचना ने अपने जुल्म का दूसरा नाटक शुरू कर दिया। उसने आन्या और परी को खींचकर बाथरूम में खड़ा किया। उसने उनके गंदे कपड़े उतारे और उन्हें पूरे ढके हुए लंबे बाह वाले स्वेटर और पैजामे पहना दिए ताकि उनकी बाहों, पीठ और टांगों पर पड़े गर्म चिमटे के जलने के निशान
कोड़ों के दाग और थप्पड़ों की नीली खरोंचें पूरी तरह छिप जाएं। उसने आनिया के चेहरे पर थोड़ा सा पाउडर लगाया ताकि उसके फटे हुए होंठ और सूजी हुई आंखें कम दिखाई दें। फिर सुलोचना ने एक तेज़ धारदार चाकू निकाला और उसे 4 साल की परी की गर्दन से सटा दिया। आनिया डर के मारे चीख पड़ी, माँ जी, ये क्या क्या कर रही हैं आप? सुलोचना ने आँखों में हैवानियत भरकर आनिया के कान में कहा, कान खोलकर सुन ले आनिया, तेरा बाप आ रहा है। अगर तूने या इस परी ने अपने बाप के सामने एक शब्द भी बोला या अपने शरीर का कोई निशान दिखाया तो तेरे बाप के ऑफिस जाते ही मैं इस चाकू से तेरी इस छोटी बहन का गला काट दूंगी और तेरे बाप को कह दूंगी कि ये खेलते खेलते सीढ़ियों से गिरकर मर गई। याद रखना, तेरा बाप दिन भर बाहर रहेगा, लेकिन तू और ये परी 24 घंटे मेरी मुट्ठी में रहोगी। आनिया का मासूम दिल डर से काँप उठा। उसने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा जो मासूमियत से अपनी बड़ी बहन की तरफ देख रही थी। 7 साल की आन्या के मन में अपनी बहन को बचाने का डर इस कदर बैठ गया कि उसने अपनी ज़ुबान पर हमेशा के लिए ताला लगाने का फ़ैसला कर लिया। जब आलोक घर में घुसे तो सुलोचना दौड़कर उनके पास गई। उसने उनका बैग लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आ गए आप? आपके बिना घर बिल्कुल सूना लग रहा था। आलोक ने मुस्कुराते हुए बच्चियों को पुकारा, आन्या, परी, देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। आन्या और परी धीरे धीरे कमरे से बाहर आईं। उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो अपने पिता के पास आने से हिचकिचा रही थीं। आलोक ने परी को गोदी में उठाना चाहा, लेकिन परी डर के मारे पीछे हट गई और उसने अपनी नज़रें झुका लीं। आलोक को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने पूछा, सुलोचना, ये दोनों इतनी डरी डरी क्यों लग रही हैं? परी मेरे पास क्यों नहीं आ रही? सुलोचना ने तुरंत अपनी आंखों में नकली आंसू भर लिए और रूंधे हुए गले से बोली, क्या बताऊं आलोक जी, आपके जाने के बाद मैंने इन्हें अपनी सगी बेटियों की तरह रखने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों अपनी सगी माँ के जाने का गुस्सा मुझ पर निकालती हैं। आन्या तो मुझसे बात तक नहीं करती। जब भी मैं खाना देती हूँ फेंक देती है। दिन भर जिद करती है कि नई माँ का खाना नहीं खाऊंगी। परी को भी मेरे खिलाफ भड़काती है। मैं तो तंग आ गई हूँ, पर सोचती हूँ कि अनाथ बच्चियाँ हैं, सह लूँ। आलोक एक सीधे रास्ते पर चलने वाले इंसान थे। वो सुलोचना की अदाकारी और आंसुओं के जाल में पूरी तरह उलझ गए। उन्हें लगा कि उनकी बेटियाँ बेवजह नई माँ को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और ज़िद्दी हो गई हैं। आलोक ने आन्या को डांटते हुए कहा, आन्या, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हारी नई माँ तुम्हारे लिए इतना करती हैं और तुम नखरे दिखाती हो। चुपचाप खाना खाया करो और अपनी माँ का कहना माना करो। आन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अपने पिता को बताना चाहती थी। वो अपना स्वेटर उठाकर अपनी पीठ पर पड़े जलने के खौफनाक निशान दिखाना चाहती थी। वो चिल्लाकर कहना चाहती थी कि पापा, ये माँ नहीं, राक्षसी है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे के पीछे खड़ी सुलोचना पर पड़ी, जो अपनी उंगली से अपनी गर्दन पर चाकू चलाने का इशारा कर रही थी, आनिया का कलेजा काँप गया। उसने अपना सिर झुका लिया और रोते हुए बोली, जी पापा, गलती हो गई। आलोक को लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी डांट ने उनकी बेटी के बचे कुचे भरोसे को भी तोड़ दिया था। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। सुलोचना का अत्याचार कम होने के बजाय और भयानक होता चला गया। अब उसे बात बात पर बच्चियों को पीटने का चस्का लग चुका था। जनवरी का महीना आ गया था। लखनऊ में शीतलहर चल रही थी। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। एक दिन 4 साल की परी को अचानक बहुत तेज़ निमोनिया और बुखार हो गया। उसका शरीर तवे की तरह जल रहा था। वो बार बार बेहोश हो रही थी और उसके मुंह से झाग जैसा निकल रहा था। आन्या घबरा गई। उस दिन आलोक ऑफिस के एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे और रात को देर से आने वाले थे। आन्या भागती हुई सुलोचना के कमरे में गई। सुलोचना अपने रिश्तेदारों के साथ फ़ोन पर हंस हंसकर बातें कर रही थी और मलाईदार गाजर का हलवा खा रही थी। आन्या ने रोते बिलखते हुए सुलोचना के पैर पकड़ लिए। माँ जी, परी की तबीयत बहुत ख़राब है। उसका शरीर काँप रहा है। वो आंखें नहीं खोल रही है। प्लीज़ डॉक्टर को बुला दीजिए, नहीं तो मेरी बहन मर जाएगी। सुलोचना ने फ़ोन दूर हटाया और गुस्से से आन्या को एक लात मारी। मरती है तो मरने दे, सुलोचना चिल्लाई। रोज़ रोज़ का नाटक लगा रखा है। जब देखो तब बीमारी का बहाना करके काम से बचना चाहती है। आज तूने दोपहर का पोछा भी नहीं लगाया है।
आन्या ने हाथ जोड़े। माँ जी, मैं सारा पोछा लगा दूंगी, मैं रात भर जाकर काम करूंगी, बस परी को एक गोली दे दीजिए, उसे बहुत ठंड लग रही है। सुलोचना का दिल पसीजने के बजाय और क्रूर हो गया। उसे लगा कि अगर परी बीमार पड़ गई तो आलोक घर आकर हंगामा करेंगे। उसने सोचा कि इन दोनों को ही घर से गायब कर देना चाहिए। सुलोचना उठी, उसने आन्या को बालों से पकड़ा और खींचते हुए घर की सबसे ऊपरी मंजिल यानी छत पर ले जाने लगी। दूसरे हाथ से उसने बीमार बेहोश पड़ी 4 साल की परी को पैर से घसीटना शुरू किया। छत के एक कोने में एक पुरानी सीलन भरी काल कोठरी स्टोर रूम बनी हुई थी। उस कमरे में बरसों से कबाड़, लोहे के जंग लगे सामान, टूटे शीशे और जाले भरे पड़े थे। वहाँ कोई खिड़की नहीं थी और वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं था। फर्श बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। सुलोचना ने दोनों बच्चियों को उस अंधेरे कमरे में ज़ोर से फेंक दिया। आन्या का सिर एक लोहे के कोने से टकराया और खुद से खून बहने लगा। परी बेधड़क फर्श पर जा गिरी। अब तुम दोनों यहीं सड़ोगी, सुलोचना ने चिल्लाकर कहा। जब तक तुम्हारा बाप नहीं आ जाता तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। अगर एक भी चीख बाहर आई तो बाहर से आग लगा दूंगी। सुलोचना ने लोहे का बारी दरवाज़ा बंद किया और बाहर से एक बड़ा सा ताला लगा दिया। उसने ताले की चाबी अपनी साड़ी के पल्लू में कसकर बांध ली और नीचे जाकर आराम से टीवी देखने लगी। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। बाहर शीतलहर चल रही थी और कमरे के टूटे हुए रोशनदान से बर्फीली हवाएं सीधे अंदर आ रही थीं। 7 साल की आन्या के सिर से खून बह रहा था, लेकिन उसे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसने देखा कि उसकी 4 साल की छोटी बहन परी ठंड से काँप रही है। उसके होंठ नीले पड़ चुके हैं और उसकी सांसें बहुत तेज़ तेज़ चल रही थीं। फर्श इतना ठंडा था मानो बर्फ़ की सिल्ली पर लेटे हों। आन्या ने तुरंत अपने कांपते हाथों से अपना स्वेटर उतारा। फिर उसने अपनी पुरानी फ्रॉक भी उतारी। वह खुद सिर्फ एक पतली सी बनियान में रह गई। उसने अपने सारे कपड़े अपनी बीमार छोटी बहन परी के शरीर पर लपेट दिए। फिर 7 साल की आन्या घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। उसने परी के छोटे से शरीर को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। वो अपने नन्हे हाथों को आपस में रगड़ती और फिर परी के गालों और माथे पर रखती ताकि उसे थोड़ी सी गर्मी मिल सके। परी, मेरी छोटी बहन, आंखें खोलो ना, आन्या रोते हुए फुसफुसा रही थी। देख, तेरी दीदी तेरे पास है, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। माँ से कहा था ना मैंने कि मैं तेरा ध्यान रखूंगी। परी ने बहुत मुश्किल से अपनी आधी बंद आंखें खोलीं। उसने कांपते हुए अपनी दीदी का चेहरा छुआ और बहुत धीमी टूटती हुई आवाज़ में कहा, दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे माँ के पास जाना है, क्या माँ यहाँ आएंगी? आन्या ने अपने आंसुओं को बहने दिया। उसने परी का सिर अपनी गोद में रखा और अपनी ठंड से जमती हुई उंगलियों से उसके बाल सहलाने लगी। हाँ परी, माँ आएगी, पापा भी आएंगे, तू बस सो जा। कमरे के कोनों में चूहे रेंग रहे थे। 1-2 बार चूहे परी के पैरों के पास आए, लेकिन आन्या ने अपने हाथों से उन्हें भगा दिया। रात के 12 बज चुके थे। तापमान 3 डिग्री तक गिर चुका था। आन्या का अपना शरीर भी अब धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा था। उसकी उंगलियां काम करना बंद कर रही थीं, लेकिन उसने परी को अपनी छाती से अलग नहीं होने दिया। 7 साल की वो बच्ची उस खौफनाक अंधेरे में मौत से लड़ रही थी, अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए। कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसी रात आलोक जिस कंपनी के काम से बाहर गए थे, वहाँ की मीटिंग अचानक रद्द हो गई। रात के 1:30 बजे आलोक की गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। आलोक बहुत थके हुए थे। उन्होंने अपनी चाबी से मुख्य दरवाज़ा खोला। पूरा घर शांत था। सुलोचना अपने ब्लोवर वाले कमरे में आराम से सो रही थी। आलोक सीधे अपनी बेटियों के कमरे में गए। वो कोलकाता से उनके लिए गर्म स्वेटर और मिठाइयाँ लाए थे। वो चाहते थे कि सुबह उठते ही बच्चियाँ खुश हो जाएं, लेकिन जब आलोक ने कमरे का दरवाज़ा खोला और बत्ती जलाई तो उनके होश उड़ गए। कमरा पूरी तरह खाली था। चटाई पर कोई नहीं था। आलोक को अजीब सा डर लगा। वो सुलोचना के कमरे में गए और उसे जगाया। सुलोचना, सुलोचना उठो, आन्या और परी कहाँ हैं? अपने कमरे में क्यों नहीं हैं? सुलोचना हड़बड़ाकर उठी। आलोक को इतनी रात गए सामने देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी घबराहट पर काबू पाया और झूठी कहानी मढ़ी।
वो दोनों तो शाम को ही सो गई थीं। शायद ऊपर वाले कमरे में खेलने गई होंगी या छत पर होंगी। इतनी रात को 3 डिग्री तापमान में छत पर? आलोक की आवाज़ में शक और डर साफ झलक रहा था। आलोक बिना एक पल गवाए टॉर्च लेकर छत की तरफ भागे। सुलोचना भी घबराती हुई उनके पीछे भागी। जब आलोक छत पर पहुंचे तो चारों तरफ घना कोहरा और बर्फीली हवाएं चल रही थीं। उन्होंने देखा कि छत के कोने में बनी काल कोठरी के दरवाजे पर बाहर से एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। आलोक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागकर दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने ताले को खटखटाया और चिल्लाए, आन्या, परी, क्या तुम अंदर हो बेटा? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सन्नाटा छाया हुआ था। आलोक ने दोबारा पूरे ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। आन्या, मेरी आवाज़ सुन रही हो? तब उस ठंडे कमरे के अंदर से आन्या की बेहद कमज़ोर, काँपती हुई और सिसकती आवाज़ आई, पापा, पापा बचा लो, परी सांस नहीं ले पा रही है, यहाँ बहुत अंधेरा है पापा, दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ सुनकर आलोक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनका खून खौल उठा, कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने मुड़कर सुलोचना की तरफ देखा जो पीछे खड़ी काँप रही थी। चाबी कहाँ है? आलोक चीखे। ताले की चाबी कहाँ है सुलोचना? सुलोचना हकलाने लगी। वो चाबी तो खो गई आलोक जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये दोनों लड़कियां मेरी बात नहीं सुन रही थीं, चोरी कर रही थीं, इसलिए मैंने बस थोड़ी देर के लिए। चाबी दे! आलोक की दहाड़ से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। सुलोचना ने डर के मारे अपनी साड़ी के पल्लू से चाबी निकाली। आलोक ने झपट कर चाबी छीनी और कांपते हाथों से ताला खोला। जैसे ही लोहे का भारी दरवाज़ा खुला और टॉर्च की रोशनी अंदर पड़ी, सामने का दृश्य देखकर आलोक के हाथों से टॉर्च छूटकर ज़मीन पर गिर गई। सामने का दृश्य किसी भी बाप की आत्मा को छलनी करने के लिए काफ़ी था। 4 साल की परी बिना कपड़ों के बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर बेधड़क पड़ी थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, आंखें आधी खुली हुई थीं और उसकी सांसें लगभग रुकने की कगार पर थीं। 7 साल की आन्या सिर्फ एक पतली बनियान में ठंड से पूरी तरह नीली पड़ी हुई थी। अपनी बहन के शरीर को ढके हुए घुटनों के बल बैठी थी। उसके सिर से सूखा हुआ खून जमा हुआ था। जब आलोक ने आन्या को उठाने के लिए उसके स्वेटर को हटाया तो आन्या की बाहों, पीठ और टांगों पर पड़े गर्म चिमटे के काले नीले जलने के निशान, कोड़ों के दाग और थप्पड़ों की खरोंचें साफ दिखाई दे रही थीं। आलोक वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने दोनों बच्चियों को अपनी बाहों में समेट लिया। मेरे बच्चियों, ये क्या हो गया? मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा था, मैं राशि को घर ले आया। आन्या ने कांपते हुए अपने पिता का चेहरा छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, पापा, मैंने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि छोटी माँ ने कहा था कि अगर मैंने आपको बताया तो वह परी को मार डालेंगी। पापा, परी को बचा लो, इसे बहुत ठंड लग रही है। ये सुनते ही आलोक की आंखों में आंसू और दिल में जलता हुआ अंगारा एक साथ भड़क उठे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी मासूम बेटी ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए महीनों से कितना भयानक दर्द सहा था। तभी सुलोचना कमरे के दरवाजे पर आई और फिर से ढोंग करने लगी। आलोक जी, मेरी बात सुनिए, ये लड़कियां नाटक कर रही हैं। आलोक उठे। उनके चेहरे पर ऐसा भयानक गुस्सा था जो सुलोचना ने कभी नहीं देखा था। आलोक ने आगे बढ़कर सुलोचना को एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि सुलोचना दीवार से जा टकराई और उसके मुंह से खून बहने लगा। तू औरत नहीं, एक डायन है, आलोक चीखे। आलोक ने बिना एक पल गवाए तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलाई। 10 मिनट के अंदर पुलिस की 3 गाड़ियां और एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई घर के बाहर पहुंच गईं। जब महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने उस काल कोठरी का दृश्य देखा, 7 साल की आन्या के शरीर पर जलने और पिटने के भयानक निशान देखे और 4 साल की परी की मरनासन हालत देखी, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। महिला इंस्पेक्टर ने सुलोचना के बाल पकड़े और उसे ज़मीन पर पटक दिया। तुझे तो ऐसी सज़ा मिलेगी कि तू जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगी, महिला अधिकारी ने कड़क आवाज़ में कहा। पुलिस ने सुलोचना पर बाल उत्पीड़न, चाइल्ड अब्यूज़, गंभीर शारीरिक प्रताड़ना, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत गैर जमानती केस दर्ज किया। सुलोचना को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में ठूस दिया गया। मोहल्ले के लोग जो आवाज़ सुनकर बाहर आ गए थे, उन्होंने भी सुलोचना पर थूका और उस पर पत्थर बरसाए।
एम्बुलेंस दोनों बच्चियों को लेकर लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। 4 डॉक्टर की टीम तुरंत उनके इलाज में लग गई। परी को निमोनिया और अत्यधिक ठंड की वजह से आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। आन्या के सिर के घाव पर टाँके लगे और उसके शरीर के जलने के निशानों पर मरहम लगाया गया। 3 दिनों तक आलोक अस्पताल के आईसीयू के बाहर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते रहे। उन्होंने सुमन की तस्वीर को अपने सीने से लगा रखा था और रो रो कर माफ़ी मांग रहे थे। चौथे दिन सुबह डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मिस्टर आलोक, चमत्कार हो गया है, डॉक्टर ने कहा। आपकी छोटी बेटी परी अब खतरे से बाहर है और आपकी बड़ी बेटी आन्या, उसने जिस तरह अपनी बहन को अपनी गर्मी देकर बचाया, उसी की वजह से छोटी बच्ची की जान बच पाई। अगर 15 मिनट की भी देरी होती तो हम परी को नहीं बचा पाते। आलोक की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो कमरे के अंदर गए। 4 साल की परी होश में आ चुकी थी। वो बिस्तर पर बैठी थी और 7 साल की आन्या उसके पास बैठकर उसे अपने हाथों से सूप पिला रही थी। आलोक दौड़कर दोनों से लिपट गए। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्चियों, अब इस घर में कभी कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, खुद तुम्हारे कपड़े धोऊंगा और ख़ुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हारा पापा अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। आन्या ने अपने पिता के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप रो मत, अब डर का साया चला गया है। 20 साल बाद समय का पहिया घूमा। उस काली रात की खौफनाक यादें धीरे धीरे धुंधली हो गईं, लेकिन आन्या के दिल और शरीर पर लगे ज़ख्मों ने उसे एक नया मकसद दिया। आलोक ने अपनी कसम पूरी की। उन्होंने शादी नहीं की, दिन रात मेहनत करके अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें एक सुरक्षित प्यार भरा माहौल दिया। आज 20 साल बीत चुके हैं। लखनऊ की सबसे बड़ी उच्च अदालत हाई कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। एक हाई प्रोफाइल बाल उत्पीड़न केस का फैसला आया था। अदालत के भारी दरवाज़ों से बाहर निकलती है एडवोकेट आन्या। 27 साल की आन्या आज शहर की सबसे कड़क और जानी मानी बाल अधिकार वकील है। उन्होंने अब तक सैकड़ों ऐसे मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाया है जिन पर उनके सौतेले माता पिता या रिश्तेदारों ने अत्याचार किया था। कोर्ट में उनका खौफ ऐसा है कि अत्याचारी उनके नाप से कांपते हैं और उनके ठीक पीछे डॉक्टर के सफ़ेद कोट में मुस्कुराती हुई बाहर आती है डॉक्टर परी। परी आज बच्चों की एक बेहतरीन डॉक्टर है जो बेसहारा और गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करती है। सुलोचना को अदालत ने 25 साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई थी। वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी करने की सज़ा भुगत रही है और बुढ़ापे में तड़प रही है। मीडिया वाले आन्या की तरफ माइक बढ़ाते हैं और पूछते हैं, मैडम आन्या, आप हमेशा बाल उत्पीड़न के केस ही क्यों लड़ती हैं? आपको इस काम की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आन्या मुस्कुराती है। वो अपनी छोटी बहन परी का हाथ कसकर पकड़ थामती है और दूर आसमान की तरफ देखती है जहाँ उनकी माँ का साया उन्हें देख रहा होता है। आन्या बहुत शांत और गंभीर आवाज़ में कहती है, सौतेला कोई इंसान या रिश्ता नहीं होता। सौतेली तो वो नीयत और सोच होती है जो मासूमों का दर्द नहीं समझ पाती। मेरे शरीर पर पड़े जलने के निशान आज मिट चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये सिखाया कि जुल्म के सामने झुकना नहीं है। जुल्म की रात चाहे कितनी भी लंबी और भयानक क्यों ना हो, अगर दिल में अपनी बहन का प्यार और सच्चाई का हौसला ज़िंदा रहे तो इंसान कांच की गुड़िया बनकर टूटता नहीं बल्कि फौलाद बनकर उभरता है। कहानी का संदेश। ये कहानी समाज के उस कड़वे सच को उजागर करती है जहाँ मासूम बच्चों पर होने वाला अत्याचार अपनों के छलावे और समाज के अंधेपन के पीछे छिप जाता है। कोई भी रिश्ता खून से नहीं बल्कि ममता, सुरक्षा और नीयत से बनता है। अत्याचार सहना अत्याचार करने से भी बड़ा अपराध है और यदि इंसान अपने हौसले को ज़िंदा रखे तो वो अपने अतीत के काले पन्नों को जलाकर अपने भविष्य का नया सवेरा खुद लिख सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।